हेलो दोस्तों, मैं अंजलि अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग कैसे होंगे? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपको जुलाई वाली कहानी पढ़ाऊंगी जो यूजीसी नेट के कहानी वाले यूनिट में है। पहली कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ, चंद्रदेव से मेरी बातें। अगर आपको वो कहानी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं आज जुलाई वाली कहानी में जिसको बंग महिला ने लिखा है, राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला है उन्होंने लिखे हैं। तो उनके बारे में तो मैं कल ही बता चुकी थी क्योंकि दोनों कहानियां उन्होंने ही लिखा है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पिछली वाली वीडियो देख के उनके बारे में वो जान सकता है। और इसमें कौन कौन से स्थान के नाम आएंगे वो भी आप अपने नोट्स में रखते जाइएगा, क्योंकि क्रम वाइज स्थान का नाम पूछा जाता है। तो अभी हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इसको पढ़ के बहुत मजा भी आएगा आपको, आपको अच्छा भी लगेगा। तो फिर इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गुदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलियों में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। यानी यहाँ पे दो स्थानों का नाम आ गया, एक काशी और एक गोदौलिया। इसको अपने नोट्स में हम लिख लेंगे। उस समय दिन के 11 बजे थे। कितने बजे थे? 11। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गोदौलिया की बाई तरफ से जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, मतलब रहने की लायक थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। अब सीता कौन है उसके बारे में हमको नहीं पता है, हम आगे कहानी में जानेंगे कि सीता कौन थी। क्या कहती हो? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। मतलब वो बोल रहा है कि अपनी बहन को बुला के लाओ, उससे बात करनी है। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता ना। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। वो बोल रही है यानी सीता की बहन। लेकिन इसके इससे इस जो नहा के आए उस महाशय से उनका क्या रिश्ता था उसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तुम आज कहते हो? हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय किया है के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। काल का सो आज कर वाली बातों कर रहे हैं वहां पे। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। ऐसा वो जो स्त्री आई उन्होंने बोले। आगे वो क्या बोलते हैं? क्यों? किस बात से? मतलब किस बात से तुम्हारे नाकों में दम आने वाली है? उनकी हंसी से और किससे? हंसी हथा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती।
एक रोज मैं चौक में बैठी पूरियां खा रही थी कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे। ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूरियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाओ। बताओ। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और अषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। अषाढ़ सावन मतलब यहाँ मुहावरे टाइप का बोला जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा रोने लगे, उसी के लिए वो बोल रहे हैं। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। अब ये भी क्वेश्चन एक है, बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में उनका ससुराल था। ये भी अपने नोट्स में लिख लेना आप। स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं। कैसे भाई हैं? ममेरे भाई हैं। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। मतलब भाई ममेरे हैं लेकिन दोनों में मित्रता बहुत ज्यादा है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उस दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता जो 10 साल की थी वो बहन के साथ जाने के लिए रोने लगी, यानी वो उनकी साली थी। वह रोती रोती लड़की की विदाई की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? 1 बजने पर, 11 बजे वो आए थे नहा के और 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय था। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि दो चार नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी दो चार खुशामदी घेरे रहते हैं। चूचे को कौन पूछे, एक कहारिन है। कौन है? कहारिन है। सो भी इस समय कहीं गई थी। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते रहे। वो बिस्तर पकड़े हुए हैं। तिस पर भी आप कहने लगी, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ला आता हूँ, नजदीक तो है। उन्होंने ऐसा बोले। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्की की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, कितना मांगा था? 1.5 रुपया, ये भी नोट्स में लिखिएगा। तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ ही है, यहाँ से साथ ही है, नहीं इलाहाबाद में देखा जाएगा। अभी हम आगे की पढ़ते हैं। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। तीसरा और आगे क्या आया? कौन सा स्थान का नाम आया? सिकरौल। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछतावा से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी से पूछा, क्या हुआ? जानकी जी ने उनसे पूछा, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है।
नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने ही देश में। बात तो सही ही है। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए। पुल के पास पार तो डेढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। कितने दर्जे का? डेढ़े दर्जे। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं डेढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुपचाप हो रहा। इक्के की सवारी लेकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार कर कर मुगल सराय पहुंचे। यानी कहाँ? राजघाट को पार करके वो मुगल सराय पहुंचे थे। ये भी नोट्स में करना है। वहां पुल लाकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप न, नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते ही देखते गाड़ी धुआं धुआं दिखलाई दिया। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी रेल देवी लिखा गया है, भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। तभी रेल देवी के बारे में बोला। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं। बा, रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़े का था, पर डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाली मुसाफिरों से भरा था। इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कितने थे? 10-12 स्त्री पुरुष थे। इसको भी ध्यान में रखना है। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचने गाड़ी का स्टेशन पर पार करते हुए मिर्जापुर पहुंची। कौन से स्थान की बात आई? मिर्जापुर की। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने में झंझट में चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बुम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेवढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थोथे बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप सी गई। रेल का लेना देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह।
वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियाँ भी थीं, जो उसके पास थी, कहने लगी, "अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन। हो देखियो रोवल करत हई।" दूसरी, "अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है।" पहली, "दूर बौरही, ई जनानी गाड़ी थोड़े है।" दूसरी, "तौ तो भलू तो कहूँ।" कहकर दूसरी भद्र महिला ने पूछने लगी, "कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुर चढ़ी हूं न।" इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, "हट, हट हम पुछिला न, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद।" दूसरी, "इलाहाबाद कौन गांव हो गई गोहिया?" मतलब वो जो औरतें हैं वो शायद गांव के साइड की है, इसीलिए वो क्या करती हैं अपनी भाषा में उनसे पूछ रही हैं। पहली, "अरे नाही जनलू प्रयाग जी।" मतलब प्रयाग को प्रयाग बोल रहे हैं, "जहाँ मनई मकर नहाए जाला।" दूसरी, "भला प्रयाग जी काहे न जानी, ले कहिए नहीं। तोहरे पंच के धर्म से 4 दुई नहाए चुकी हूँ। ऐसे तो सोमवारी और गहन दका 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 लाग रहा। तौन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे।" ऐसा वो लोग बोले, समझ में तो आ ही रहा होगा शायद, मुझे भी समझ में आ रहा है तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। पहली, "आवे जाए के तो सब आवते जाता बटले बाटेन।" मतलब आने जाने वाले सब रहें। सुन यह साई तो विचारों विपत में ना पड़ल बाटली। मतलब वो बोले इस साइड के विचार में मैं नहीं रहती हूँ। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतरली, हो न पुन चढ़ली। मतलब वो बोल रहे हैं कि राजघाट में टिकट टिकट ली थी और मुगल सराय में उतरना। दूसरे, "ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही। दकौने तिसनिया मतलब स्टेशन पर उकर मलिकवा उतरे से की जुतरिये घड़िया खुली।" मतलब उनके मालिक के बारे में बता रहे हैं। "अब भैया उगरा फाड़ फाड़ लरिया।" मतलब तेजी से चिल्ला रहे थे, "ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी है।" मतलब ये वो गाली भी दे रहे हैं। पहली, "ऊ मेहरउआ बड़ी उजबत रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला।" मतलब बोले किसी के चिल्लाने से रेल थोड़ी ना खड़ी होती है। इसकी एक बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी सबसे एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्त्री पर दुख प्रकट करती जाती थी। मतलब वो स्त्री पर वो लोग अपना दुख भी प्रकट करते जाते। तीसरी स्त्री बोली, "टिकसिया पल्ले बाय का नाही।" मतलब टिकट है क्या तुम्हारे पास? "हे साहिबवा सुनी तो कलकत्ते ताई से निसुलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले ना। फरागत फरागत में वो क्या बोले, फरागत के बदे उतर लेना।" चौथी क्या बोल रही है, "हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना पियो गोई है।" मतलब उनके साथ में जो आदमी था उसको हमने देखे ही नहीं थे। तीसरी, "हम देखे रहली हो, मजेक टोपी दिहले रहले इनको।" नहीं बोल रही मैं देखी थी। इस समय उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब गए। मतलब वो बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, "तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं।"
यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों वाक धारा दूसरी ओर बह चली, मतलब कुछ और ही सोचने लगे। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक से एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे है, मतलब एक इंसानियत नहीं है तो दुनिया कैसे चल रही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई क्या हो गया, मतलब वो सबकी अलग अलग सोच रहती है ना, और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों? सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो हरासीसी छींट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। धुलाई ओढ़े मतलब वही वो रजाई के जैसे रहती है। कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख बंशीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। बंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है। उल्टा वो सोच रहे कि इसके चाल चलन अच्छे नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से उसको देख रही थी। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो वो गाड़ी नैनी से छूट गई, यहाँ पे नैनी की भी बात की गई है, तो को भी अपने नोट्स में लिख लेंगे। अब साथ ही उनकी अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, कहा भैया जो केहू बिना इक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिले, मेहरारू यानी उसकी बीवी, और अपुआ तउन टिक्कस लेके चल दिहलन। किसी न किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात में बंशीधर उनके जीवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। इससे उन्होंने कहा कि उनको तो अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे ना जानते जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई ने मुंह मोड़कर नवल किशोर खिलखिला उठे, मतलब वो हंस पड़े। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम सब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे और मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था।
फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया और तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा चलो, जो हुआ सो माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं नहीं, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। हम तो वो ऐसा बातें कर रहे हैं। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी अपनी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या समझ में आया, वो मुझे थोड़ा बताना। और मैं जो बताई, पहले आई थी काशी, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले काशी आया था, उसके बाद क्या आया, गोदौलिया। गोदौलिया आया, उसके बाद क्या आया था, आगरा, मुगल सराय। भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगरा, फिर मुगल सराय आया, और फिर इलाहाबाद आया, और फिर सिकरौल, सिकरौल आया, और फिर राजघाट से मुगल सराय, और मिर्जापुर से नैनी। ये उसकी गाड़ी गाड़ी उनकी वाली चली थी। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखना। और मुझे ये बताना कि सीता न उनकी क्या लगती थी बंशीधर की, और सीता कितने साल की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना होगा। तो आज आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी पहली कहानी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे 1 नंबर जरूर, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% तो नहीं बोल सकते, बट 90 to 93% जरूर आता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।